यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, DSSB-PRT पर मैंने आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। तो वहां उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप लोगों को एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और बुक्स के बारे में बताया था। आप सभी की बहुत इच्छा थी, यानी कि 95% स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि मैडम DSSB-PRT के लिए एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोगों की इच्छा पर, डिमांड पर मैं ये सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा। तो देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि DSSB ने जो है कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था 16,500 वैकेंसीज का। तो उसमें जो है PRT की जो वैकेंसीज रहेंगी वो 2000 के आसपास है। तो अभी वैकेंसीज आपकी आई नहीं है, आई होप कि अप्रैल में आ जाए। तो उसी से रिलेटेड ये सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पेपर का प्रिपरेशन आप पहले से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में। एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लियर हो जाएगा पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर हम DSSB-PRT, ठीक है, PRT का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन रहेगा, सेक्शन 2, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 100 नंबर की जो है 100 नंबर की पेडागोजी आप लोगों से पूछी जाएगी। पेडागोजी में यहाँ पर क्या कहूँ कि पेडागोजी या साइकोलॉजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी सभी इसमें इंक्लूड होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि DSSB ने कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं दिया है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें, सारा सिलेबस हम कवर करेंगे जो आपने DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या BLED किया है, या GBT किया है, या NTT किया है। वहां पर आप लोगों ने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, तो वो लिस्ट मैंने जो है आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया है कि हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे। हम भी वो सारे टॉपिक्स करेंगे जो आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं वो कम से कम आपके 8-10 पेपर DSSB-PRT के एनालाइज करके वो सिलेबस मैंने डिसाइड किया है, वो मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, तो वो सभी टॉपिक्स हम करेंगे। तो ये आज हमारा पहला वीडियो है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस की तरफ जाएंगे। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो भी डिप्लोमा या डिग्री आपने की है वो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि एजुकेशन में आपने किया है। ठीक है, जैसे BEd भी करते हैं तो बैचलर इन एजुकेशन, MEd करते हैं तो मास्टर इन एजुकेशन। ठीक है, तो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो एजुकेशन शब्द है ये है क्या, एजुकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का संप्रत्यय क्या है। तो इस टॉपिक में जो है बहुत कुछ, सब कुछ आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को क्या क्या करवाने वाली हूँ ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एटिमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन शब्द है वो कहाँ से डेराइव हुआ है, कहाँ से वो पैदा हुआ है, कहाँ से आया है वो। ठीक है, इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, नैरो एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन में डिफरेंस क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन जो रेलिवेंट होंगे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेचर या करेक्टरिस्टिक दोनों मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि DSSB-PRT के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर्स थे वो मैंने देखे थे। वहां पर एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस आप लोगों को 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसको सबसे पहले डेफिनेशन से हम समझते हैं। डेफिनेशन जो ली है वो मैंने ली है नेल्सन मंडेला की, जो साउथ अफ्रीकन जो है पॉलिटिशियन और एक्टिविस्ट हैं। तो उन्होंने किस तरह से एजुकेशन को डिफाइन किया है, उनका मानना है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। देखिए, नेल्सन मंडेला ने किस तरह से एजुकेशन को डिफाइन किया है, बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि भाई एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसके द्वारा, जिसको यूज करके आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, यानी कि इतना पावरफुल वेपन है। ठीक है, शिक्षा एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसके द्वारा आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही मैं कहूंगी कि व्यापक डेफिनेशन उन्होंने कही है कि भाई एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो एजुकेशन के बारे में अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब साधन है जिसके द्वारा किसी भी ह्यूमन बीइंग के व्यवहार को शेप दिया जा सकता है, आकार दिया जा सकता है, उसको डिजायरेबली मोल्ड किया जा सकता है, यानी कि वांछित दिशा में उसको आप
मतलब रूप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं, जैसा चाहे आप उसको बना सकते हैं एजुकेशन के द्वारा। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक रूट कोज है हर तरह के चेंजेज के लिए। किस तरह के चेंजेज? चाहे सोशल चेंजेज हो, कल्चरल हो, स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, यानी कि किसी भी तरह के चेंजेज के लिए एजुकेशन क्या है? एक रूट कोज होती है। ठीक है, तो अब एजुकेशन के बारे में हम बेसिक से समझेंगे कि भाई ये जो एजुकेशन शब्द है ये कहाँ से आया है, ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटिमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। इटिमोलॉजिकल का मतलब ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से डेराइव हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो एजुकेशन जो शब्द है इटोमोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये जो शब्द है कहाँ से डेराइव हुआ है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि जो एक एक शब्द मैं बोल रही हूँ उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, ये पूछा जा सकता है कौन कौन से वर्ड से ये डेराइव हुआ है? एडुकेयर, एडुशियर और एडुकेटम। देखिए आप लोग इसको एजुकेयर, एजुशियर और एजुकेटम भी बोल सकते हैं। जैसे कुछ लोग, मैं एजुकेशन बोलती हूँ, इसी तरह से कुछ लोग एजुकेशन भी बोलते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, तो इसमें पजल नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि मेरे मुंह से एजुकेशन ही निकलता है। तो एजुकेशन जो है लैटिन भाषा का शब्द है और 3 शब्दों से डेराइव्ड हुआ है। कहाँ से? कौन कौन से 3 शब्द है? एडुकेयर, एडुशियर और एडुकेटम। तीनों शब्दों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने डाला हुआ है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। ठीक है, अगर आप लोगों को तीनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं और ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है तो आप तीनों ही टिक करेंगे। अगर आपको इनमें से एक भी दिखता है तो आप उसी एक को टिक करेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एडुकेयर, एडुशियर और एजुकेटम। एडुकेटम हम कह सकते हैं। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई ये जो 3 शब्द है ना, इनका मतलब क्या होगा। ठीक है, इनका मीनिंग क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। DSSB PRT में मैंने क्वेश्चन देखा है। एडुकेयर का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग पूछ लेगा आपसे। ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन दे देगा, टू ब्रिंग अप हो या टू नरिश हो। तो इस एडुकेयर का मतलब क्या है? टू ब्रिंग अप और टू नरिश, यानी कि पालन पोषण करना है। एडुशियर का मतलब क्या है? टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रैग आउट, या इसको हम ड्रॉ आउट भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी मीनिंग आपको दे सकता है, यानी कि बाहर निकालना। एडुकेटम का क्या मतलब है? एडुकेटम का मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी कि पढ़ने और सिखाने की जो क्रिया होती है उसको हम एडुकेटम कहते हैं। अब इसमें जो है 2 कंपोनेंट है। कौन कौन से? ई और दूसरा है ड्यूको। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो एडुकेटम शब्द है इसमें 2 कंपोनेंट है, ई और ड्यूको। तो ई का क्या मतलब है, ड्यूको का क्या मतलब है? तो ई जो कंपोनेंट है उसका मतलब है मूवमेंट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ बढ़ना। और ड्यूको का क्या मतलब है? डेवलपिंग या प्रोग्रेसिंग, यानी कि विकास होना या प्रगति होना। किस चीज का? अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना या प्रगति करना। तो इसका क्या मतलब है? अब बात आती है कि अंदर से बाहर की तरफ बढ़ना या आगे बढ़ना या प्रगति करना, इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर जन्मजात कुछ मतलब ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं, उनको बाहर की तरफ विकसित करना। वो विकसित कब होंगी? जब बच्चे को प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा, यानी कि अच्छा वातावरण मिलेगा, तो जो उसकी जो जन्मजात शक्तियां हैं उनको ग्रो करने का अच्छा मतलब वो अच्छे से विकसित हो पाएंगी। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो वो अवांछित दिशा की तरफ भी जा सकती हैं, गलत डायरेक्शन की तरफ भी बच्चा जा सकता है। तो क्या है एजुकेशन का मतलब या एजुकेटम का मतलब क्या है कि भाई बच्चे के अंदर जो जन्म से जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उनको बाहर की तरफ विकसित करना। तो ये था इसका शाब्दिक मतलब क्या होगा, मतलब जो ये एजुकेशन शब्द है उसका मतलब क्या होगा। अब कई बार क्या होता है शिक्षा शब्द भी वो दे देता है हिंदी में। ठीक है, शिक्षा शब्द, तो शिक्षा शब्द पूछ सकता है कि भाई जो शिक्षा शब्द है वो कहाँ से डेराइव हुआ है। तो जो शिक्षा शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? वो संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से निकला है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से निकला है, यानी कि शिक्ष धातु से। और शिक्ष का मतलब क्या है? पढ़ने और पढ़ाने की क्रिया या सीखने और सिखाने की क्रिया। तो मतलब तो सेम ही है, लेकिन वो कई बार पूछ लेता है शिक्षा शब्द। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों से विद्या शब्द पूछा जा सकता है कि जो विद्या शब्द है वो भी संस्कृत भाषा की विद धातु से निकला है। विद्य का मतलब होता है जानना, नॉलेज। तो इटोमोलॉजिकल मतलब यानी कि एजुकेशन का क्या मतलब होगा अगर प्रॉपर एजुकेशन शब्द दिया हुआ है, या कई बार शिक्षा शब्द भी पूछ लेता है कि जो शिक्षा शब्द है हिंदी में जो हम यूज करते हैं शिक्षा शब्द, वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या बात करेंगे? इंडियन और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि
इंडिया में और जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं, यानी कि जो इंडिया के स्कॉलर या साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह से एजुकेशन को डिफाइन किया है, और जो वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य सभ्यता के जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जो है एजुकेशन को किस तरह से डिफाइन किया है। ये डेफिनेशंस मैंने बहुत सारी इंक्लूड कर दी हैं। सभी डेफिनेशंस को पढ़ना मेरा मकसद नहीं है, इंक्लूड इसलिए की है क्योंकि जो स्टूडेंट बीएड एमएड करते हैं तो उनको ये डेफिनेशंस भी इंक्लूड करनी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इंडियन कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऋग्वेद क्या है, बहुत ही प्राचीन वेद हम कहेंगे, यानी कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में जो है किस तरह से एजुकेशन को डिफाइन किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि एजुकेशन इज दैट विच मेक्स अ मैन सेल्फ रेलिएंट एंड सेल्फलेस, यानी कि एजुकेशन वो है जो व्यक्ति को सेल्फ रेलिएंट, आत्मविश्वासी और सेल्फलेस, निस्वार्थ बनाती है, वही एजुकेशन है। उपनिषद में क्या कहा गया है, यानी कि उपनिषदों में किस तरह से एजुकेशन को डिफाइन किया गया है। हुज एंड प्रोडक्ट इज साल्वेशन, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि भी साल्वेशन की बात किसके द्वारा की गई, क्यों, क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्ट डेफिनेशन ही दे दी जाती है और आपको 3 या 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको डेफिनेशन आती होगी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो होती है ना वो आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। यानी कि किसी का अच्छा वाला थॉट होता है तो वो आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। यानी कि उपनिषदों में क्या कहा है, एंड हुज एंड प्रोडक्ट इज साल्वेशन, यानी कि मुक्ति की तरफ ले जाती है, निर्वाण ही एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। इसी तरह से आप कौटिल्य की डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके बाद है गांधी जी की डेफिनेशन। देखिए गांधी जी की डेफिनेशन ब्रॉड डेफिनेशन है, उन्होंने किस तरह से एजुकेशन को डिफाइन किया है। उनका मानना है कि भाई एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन का मतलब बच्चे या व्यक्ति के जो शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ बेस्ट है उसको ड्रॉ आउट करना, उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन है, ठीक है। आगे जाकिर हुसैन की आप देख सकते हैं। तो ये इंडियन कॉन्सेप्ट की हम बात करें। आगे ये क्या है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, यानी कि पेस्टोलॉजी हो गया, रूसो हो गया, फ्रॉबेल हो गया, इन्होंने किस तरह से एजुकेशन को डिफाइन किया है। ये 2-4 डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। अब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जो है हम पेस्टोलॉजी की जो डेफिनेशन है ना उसको बहुत अच्छा माना गया है, बहुत बैलेंस डेफिनेशन उन्होंने दी है। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेट पावर्स। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि भाई मैन यानी कि व्यक्ति की जो आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, इनेट पावर्स हैं, आंतरिक शक्तियां हैं, उनका नेचुरल, पहली बात क्या बोली है, नेचुरल डेवलपमेंट, दूसरा है हार्मोनियस डेवलपमेंट और तीसरा है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल डेवलपमेंट का मतलब भाई जो डेवलपमेंट है वो एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, यानी कि हर बच्चा ये 3-4 स्टेजेस होती है उन सबको पार करता है, यानी कि हर बच्चा पहले इन्फेंसी स्टेज में आएगा, उसके बाद चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ठीक है। तो एक नेचुरल डेवलपमेंट है, ये सभी स्टेजेस सबको पार करनी पड़ती है। हार्मोनियस डेवलपमेंट का मतलब क्या है, हार्मोनियस का मतलब सामंजस्य पूर्ण विकास। अब सामंजस्य या हार्मोनियस का मतलब है कि भाई बच्चे का सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात उन्होंने नहीं की है, उसका फिजिकल, इमोशनल, सोशल सभी तरह का जो डेवलपमेंट होगा वो बैलेंस होना चाहिए, हार्मोनियस होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने की प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव का मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यानी कि आंतरिक प्रवृत्तियां जो है आगे की तरफ ग्रो करें, ठीक है। इसके बाद रूसो की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यानी कि उन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट पर बहुत ज्यादा, प्राकृतिक वातावरण की बात उन्होंने की है, यानी कि प्रकृतिवाद की ही बात उन्होंने, यानी कि प्रकृतिवाद जो दिया गया है वो रूसो से रिलेटेड है, ठीक है। तो रूसो ने नेगेटिव एजुकेशन की भी बात की है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रूसो की जो नेगेटिव एजुकेशन है वो क्या है, तो वो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि रूसो ने जो निषेधात्मक शिक्षा की बात की है उससे आप क्या समझते हैं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रॉबेल, देखिए रूसो ने किसकी बात की है, नेगेटिव एजुकेशन की, ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें बता रही हूँ आपको, ये एग्जाम से रिलेटेड है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉबल की। कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो किंडरगार्टन सिस्टम है वो किसके द्वारा दिया गया है, उसके इन्वेंटर कौन है, फाउंडर कौन है, किस, यानी कि किंडरगार्टन सिस्टम जो पद्धति है कि जनक कौन है, तो कौन है, फ्रॉबेल, ठीक है। उन्होंने भी एजुकेशन की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, यानी कि आंतरिक टू इंटरनल टू एक्सटर्नल की बात उन्होंने की है, यानी कि आंतरिक प्रवृत्तियों को बाहर की तरफ आगे बढ़ाना, इसी तरह की बात उन्होंने एजुकेशन की है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की जो आंतरिक प्रवृत्तियां हैं उनको बाहर की तरफ धकेलना या बाहर की तरफ उनको विकसित करना। तो आई होप कि ये डेफिनेशन से भी आप लोगों को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नैरो एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब आप लोग कहेंगे कि मैडम ये क्यों डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, क्योंकि नैरो मीनिंग भी पूछा जा सकता है और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए सारी चीजें क्लियर करने के चक्कर में मैंने ये सारी स्लाइड्स बनाई है। अब नैरो मीनिंग क्या होगा एजुकेशन का, नैरो का मतलब संकुचित शब्दों में शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
संकुचित अर्थ कहेंगे हम, नैरो मीनिंग का मतलब संकुचित। तो देखिए अगर हम नैरो मीनिंग की बात करें तो एजुकेशन से आप क्या समझते हैं? नैरो मीनिंग का मतलब संकुचित शब्दों में अगर हम शिक्षा को डिफाइन करना चाहें तो भाई शिक्षा जो है बच्चा तब जब स्कूल जाना शुरू करता है तब से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है, और कब कंप्लीट कर लेता है? जब उसका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लेता है, जो उसकी फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो जाती है, तो उसी को कहेंगे कि भाई उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। ठीक है, तो ये क्या है? ये नैरो मीनिंग है, यानी कि स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक की जो होगी वही शिक्षा है, जिसमें बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग पावर्स को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो संकुचित अर्थों में सिर्फ शिक्षा को हम यही कहेंगे। अगर ब्रॉडर मीनिंग की बात करूं तो ब्रॉडर क्या होगा? देखिए ब्रॉडर का मतलब व्यापक। ठीक है, व्यापक शब्दों में हम किस तरह से व्यापक शब्दों में, ठीक है, व्यापक शब्दों में शिक्षा को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? तो देखिए ब्रॉडर लेवल पर अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का मतलब बच्चे में जो नॉलेज और स्किल्स को ही डेवलप नहीं करना है, इसके अलावा बच्चे में वैल्यूज, एटीट्यूड और बिहेवियर जो कि एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है समाज में रहने के लिए, तो इन सारी चीजों का डेवलपमेंट, कहने का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होना चाहिए, उसका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि आज की डेट में अगर हम एनईपी 2020 को देखें तो उसमें एजुकेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी कि आधुनिक संप्रदाय के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा क्या है। तो आज के संदर्भ में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का मतलब क्या है? तो देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का जो आधुनिक संप्रदाय है, आधुनिक संदर्भ में हम शिक्षा से क्या समझते हैं? तो आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए? लर्नर सेंटर्ड, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, शिक्षक को ध्यान में नहीं। क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या कहती है? टीचर सेंटर, यानी कि जैसे टीचर ने जो पढ़ा है बच्चे ने वही सीख लिया। नहीं, आज की जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई लर्नर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो लर्नर क्या है? उसका सेंटर प्लेस है एजुकेशन प्रोसेस में। दूसरी बात मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई बच्चे के अंदर कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, तो उसके लिए इस तरह का सोशल इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड किया जाए ताकि उसकी जो भी कैपेबिलिटीज है वो अच्छे से विकसित हो सके, उनको विकसित होने का मौका मिले। ठीक है, अगर करिकुलम की बात करें तो एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एजुकेशन का क्या कहता है कि भाई सिर्फ स्कूलों में ही शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, लेकिन आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी कि आधुनिक संदर्भ में अगर हम शिक्षा की बात करें तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इसके अलावा सोशल मीडिया, इंटरनेट के द्वारा भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। ठीक है, सिर्फ स्कूल ही एक एजेंसी नहीं है जिसके द्वारा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है जिनके द्वारा व्यक्ति एजुकेशन ले सकता है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भाई जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी वो और मॉडर्न एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें तो टीचर सेंटर्ड होती है। ये कौन सी? मॉडर्न एजुकेशन लर्नर सेंटर्ड है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। मॉडर्न एजुकेशन के अनुसार सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ साथ स्किल बेस्ड नॉलेज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ट्रेडिशनल एजुकेशन में वन वे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, यानी कि सिर्फ टीचर ही होता था जो सिर्फ बच्चों को शिक्षा देता था, लेकिन आज की डेट में मल्टी वे है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरीकों के द्वारा भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, ट्रांसफर की जा सकती है। ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या था? पैसिव और लिमिटेड। ठीक है, आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी कि आधुनिक संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या है? इंटरेक्टिव और इंगेजिंग है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहता है कि थ्योरेटिकल होती है एजुकेशन, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कहता है कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे जर्नल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के सामान्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? तो क्या होती है शिक्षा के द्वारा? भाई क्या क्या किया जा सकता है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर, यानी कि व्यक्ति की जो इनेट पावर्स है उनका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, किसी के व्यक्तित्व का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना। कंट्रोल, रीडायरेक्शन एंड सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जो प्रवृत्तियां हैं उन पर कंट्रोल करना, उनको रीडायरेक्ट करना, उनका उत्थान करना। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट बच्चे का। क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन, मतलब एक अच्छा नागरिक तैयार करना, क्रिएट करना। अवेकनिंग ऑफ सोशल फीलिंग्स के प्रति जागृत करना। प्रिपरेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना। डेवलपिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी का डेवलपमेंट। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लाइफ के लिए तैयार करना। प्रमोशन ऑफ सोशल एफिकेसीज,
यानी कि जो सामाजिक दक्षता है उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो ये कुछ साधारण कार्य हम कह सकते हैं एजुकेशन के ये होने चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन जो रेलिवेंट होंगे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में। तो देखिए कौन कौन से एम्स हो सकते हैं जो रेलिवेंट होंगे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में, यानी कि आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक समाज में जो रेलिवेंट होंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यानी कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इनहेंस करना, बढ़ाना। क्यों करना? क्योंकि बच्चा क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करे, इवैल्यूएट करे इंफॉर्मेशन को, यानी कि अपनी डिसीजन वो खुद ले सके, प्रॉब्लम को वो इफेक्टिवली सोल्व कर सके। कब कर पाएगा? जब वो क्रिटिकली एनालाइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन दो इसेंशियल स्किल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको प्रमोट करना। और इनको प्रमोट करने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो जो है अपने इंटरेस्ट और पैशन को एक्सप्लोर कर सके। क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी बच्चों को तो वो उनका जो इंटरेस्ट या पैशन किसी फील्ड में होगा तो वो दबकर रह जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको एक्सप्लोर करने के लिए क्या होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ ही उनको इंकरेज करना बहुत जरूरी है ताकि वो क्या करें? थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब है कि भाई बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करना, यानी कि वो डाइवर्ज होकर सोचे, दिशाओं में सोचे, कन्वर्ज होकर ना सोचे, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? ये दोनों तरह की थिंकिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। इस पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, क्रिएटिविटी की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आप वहां पर जाकर अच्छे से डाइवर्जेंट थिंकिंग को या थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स से बाहर सोचना, यानी कि एक कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात नहीं कर रहे, डाइवर्ज होकर अलग अलग दिशाओं में, यानी कि एक ही क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स ढूंढना, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इंक्रीज करना, क्योंकि मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में जो है बहुत सारे सोशल और इन्वायरमेंटल चैलेंजेज होते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, इनइक्वलिटी हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ सोशल इश्यूज हैं। तो एजुकेशन का एम होना चाहिए कि भाई सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को क्रिएट करें, यानी कि जो सिटीजन हो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति अवेयर रहें ताकि ये इस तरह के जो चैलेंजेज हैं उन पर काबू पाया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एम क्या होगा। तो नेक्स्ट है डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो तकनीकी दक्षता है उसको डेवलप करना बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आज का जो युग है वो क्या है? डिजिटल युग है, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में जो है जो भी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और नॉलेज है उसको आगे की तरफ बढ़ाना, ताकि जो रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें वो आगे बढ़ सके, सक्सेस पा सके। नेक्स्ट है फॉस्टरिंग कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। देखिए कल्चरल यानी कि संस्कृति के प्रति अवेयरनेस और सेंसिटिविटी को फोस्टर किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, यानी कि हमारे देश में कल्चर जो है बहुत विविधताओं वाला कल्चर हम कहेंगे, अलग अलग सांस्कृतिक विविधताओं वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो एक एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एम हम कह सकते हैं कि भाई कल्चरल अवेयरनेस और सेंसिटिविटी को फोस्टर किया जाए स्टूडेंट्स में। इसके लिए उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस को भी सीखें। तो अगर वो अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को सीखेंगे तो इससे क्या होगा कि उनमें किस तरह की सेंस डेवलप होगी? रेस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता के प्रति वो रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन की जो फीलिंग होगी वो उनमें डेवलप होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉस्टरिंग कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। इसके बाद है प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट एम है एजुकेशन का। क्यों? क्योंकि भाई जो एजुकेशन होती है वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है। जैसे डेवलपमेंट में हम बात करते हैं ना कि डेवलपमेंट क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो एजुकेशन भी जो है जन्म से जब बच्चा पैदा होता है तब से उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। किसमें हेल्प करती है? यानी कि हर इंडिविजुअल की, क्योंकि वो न्यू सिचुएशंस में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, अपने आप को अनुकूलित कर सकता है न्यू सिचुएशंस और चैलेंजेस के प्रति, और उसके कैरियर के लिए भी रेलिवेंट रहेगी। और जो भी उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा एज ए इंडिविजुअल, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करना ये भी एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट एम है जो कि रेलिवेंट होगा मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में। तो ये कुछ एम्स हमने पढ़े। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन, या नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक दोनों भी कह सकते हैं, ठीक है।
यानी कि शिक्षा की विशेषताएं और प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो शिक्षा की विशेषताएं क्या होंगी, ये आप लोग जो है हमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है वहां से भी एनालाइज करके जो है आप पॉइंट्स बना सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ मेन मेन पॉइंट बता देती हूँ। तो फर्स्ट है पर्पसफुल। पर्पसफुल का मतलब भाई एजुकेशन का कोई ना कोई पर्पज है, ठीक है। क्या पर्पज होगा कि इंडिविजुअल्स जो है यानी कि जो व्यक्ति हैं उनको चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को वो फेस करना सीखे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि उनकी जो भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उनके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज आए या किसी तरह के चैलेंजेस आए तो उनको वो फेस करना सीखे। लाइफ लॉन्ग है, बिल्कुल है, क्योंकि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी कंप्लीट नहीं होती। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की हम यहाँ पर बात नहीं करें, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है जब बच्चा अपनी स्कूल कॉलेज कंप्लीट कर लेता है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में अगर हम बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस रहती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हम कहेंगे, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि बच्चा जो है जब जन्म लेता है तब से लेके उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो चलती रहती है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक है, ठीक है। सार्वभौमिक है, बिल्कुल है, क्योंकि सभी इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है। कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का हो, तो हर व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है, सार्वभौमिक है। नेक्स्ट है डायनेमिक है। डायनेमिक है का मतलब गतिशील है, चेंजेबल है, ठीक है, गतिशील है। कैसे है, क्योंकि जैसे ही सोसाइटी में किसी भी तरह के या टेक्नोलॉजी के कारण किसी या इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आते हैं तो एजुकेशन में भी वो चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिल्कुल, एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में क्या आता है, मॉडिफिकेशन आता है, इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर ये दो जो करेक्टरिस्टिक्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझिएगा। मैं जो मेन चीजें आप लोगों को बता रही हूँ उनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सब चीजें लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जो मैं समझा रही हूँ उसको समझिएगा। एजुकेशन इज बायपोलर प्रोसेस। आपके एग्जाम के हिसाब से मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि भाई जो एजुकेशन है वो एक बायपोलर प्रोसेस है। बायपोलर को हम क्या कहेंगे, जिसके 2 पोल्स होंगे, ठीक है। ट्राइपोलर का मतलब होता है जिसके 3 पोल्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बायपोलर प्रोसेस, यानी कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया है ये, जिसके 2 पोल्स होंगे, ठीक है। तो ये बात किसने कही है आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बायपोलर प्रोसेस की बात किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई है, जॉन एडम्स, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एजुकेशन के 2 पोल होंगे। कौन कौन से, एक तो होगा टीचर और दूसरा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो बायपोलर प्रोसेस है, इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट ऑन अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ द अदर पर्सन। यानी कि जो 2 व्यक्ति होंगे, एक प्रभावित करने वाला होगा, दूसरा प्रभावित होने वाला होगा, ठीक है। तो जो प्रभावित करेगा वो कौन होगा, टीचर होगा, और जो प्रभावित होंगे वो कौन होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो प्रभावित होने वाली पर्सनैलिटी होगा, ठीक है। तो इसकी बात बायपोलर प्रोसेस की बात जॉन एडम्स के द्वारा की गई है। इसके अलावा आपको एक और पता होना चाहिए कि बायपोलर प्रोसेस की बात जो है रॉस के द्वारा भी की गई है, ठीक है। रॉस ने भी कहा है कि एजुकेशन क्या है, एक बायपोलर प्रोसेस है। तो ये 2 साइकोलॉजिस्ट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर, यानी कि एजुकेशन 3 डायमेंशनल भी कह सकते हैं या ट्राइपोलर, 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है, ठीक है। इसके 3 डायमेंशंस होंगे। कौन कौन से होंगे, देखिए ये बात किसने कही है और कौन कौन से 3 डायमेंशंस की बात की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किसने कहा है, जॉन डीवी ने। और एक और ट्राइपोलर प्रोसेस की बात किसके द्वारा की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, किसने कही है, रायबर्न। अब बात करते हैं कि भी जॉन डीवी ने कौन से 3 पोलर की बात की है, यानी कि कौन कौन से 3 पोल होंगे एजुकेशन के। तो उन्होंने कहा है कि भाई टीचर और स्टूडेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। जो थर्ड बात उन्होंने कही है, सोसाइटी की बात उन्होंने कही है, या सोशल इन्वायरमेंट हम किसको कह सकते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि टीचर और स्टूडेंट के अलावा जो सोसाइटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि सोसाइटी विच विल डिटरमाइन द एम्स, कंटेंट्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। क्योंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी मतलब एजुकेशन के एम्स, कंटेंट और जो मेथड होंगे वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो सोसाइटी का अहम रोल उन्होंने कहा है। अब जो ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की है, रायबर्न ने भी की है। उन्होंने कौन से 3 पोल बताए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टीचर और स्टूडेंट तो है ही 2, ठीक है। इसके अलावा रायबर्न ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है सिलेबस, ठीक है। तीसरा जो पोल है उन्होंने कहा है सिलेबस,
या हम कह सकते हैं पाठ्यचर्या, ठीक है, पाठ्यचर्या या सिलेबस। उन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है और उसके जो 3 पोल होंगे, 3 ध्रुवीय प्रक्रिया किस तरह से है, इसमें टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस होगा, यानी कि टीचर किसको पढ़ाएगा, स्टूडेंट्स को, और क्या पढ़ाएगा, सिलेबस कंप्लीट करवाएगा। तो उन्होंने ये 3 पोल की बात की है। ये चीजें जो है मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है वैल्यू ड्रिवन। देखिए एजुकेशन क्या होती है, वैल्यू ड्रिवन होती है, यानी कि वैल्यूज को इंस्टॉल करती है, वैल्यूज और एटीट्यूड को इंस्टॉल करती है, ताकि जो है लोगों का पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, जैसे रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑनेस्टी है, एम्पैथी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन और उसके साथ ही एक दूसरा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, यानी कि एजुकेशन से मिलती जुलती कुछ टर्म्स है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। ये बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल क्वालिटेटिव वीडियोस मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कमेंट, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।